अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का एक और टॉपिक। जैसे आपको बेटा याद होगा, लास्ट टाइम हमने इसमें डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। देखिए मेरे बेटे, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था ओव्यूल के स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो सैक होता है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट जो बीच में डेवलप होता है, जिसको हमने लास्ट टाइम एम्ब्रियो सैक का नाम दिया था, ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट। ये मैंने मेरे बेटे यहां पे एम्ब्रियो सैक बनाया। एम्ब्रियो सैक के बाहर मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर को मैंने लास्ट टाइम नाम दिया था न्यूसिलस। अगर आपको याद होगा, मैंने उस टाइम बोला था ये एक न्यूट्रिटिव लेयर है जिसका काम होता है बेटा इस मैच्योर या इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। फिर आगे बढ़ेंगे। इस न्यूसिलस के बाहर दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है। इन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को मेरे बेटे हम इंटीग्मेंट्स का नाम देते हैं। ये दो होते हैं, वन इज आउटर इंटीग्मेंट एंड अदर इज इनर इंटीग्मेंट। तो अगर ओवरऑल अभी तक देखेंगे, बीच वाला एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर से न्यूट्रिटिव लेयर है न्यूसिलस, उसके बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं जिनको हम इंटीग्मेंट्स का नाम देते हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कहा था बेटा, ये इंटीग्मेंट्स जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, ये का ओवरलैप इसको प्रॉपर नहीं करते हैं, यहाँ डिसकंटिन्यूटी है, जिसकी वजह से एक छोटा सा पोर बनता है बेटा, जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। और मैंने ये भी कहा था इस माइक्रोपाइल के अपोजिट में जो एंड होगा बेटा, इस एंड को हम नाम देते हैं क्लाजल एंड, या इसको हम नाम देते हैं क्लाजा। फिर ओव्यूल का जो स्टॉक है उसको फ्यूनिकुलस नाम दिया था। यहां ये ओवरी वॉल के साथ अटैच होता है बाय मींस ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू, और ऊपर ओव्यूल बॉडी के साथ अटैच होता है बाय मींस ऑफ हिलम। तो ये तो हमें पढ़ा है, ये हमें पता है। स्टॉक ऑफ एन ओव्यूल इज फ्यूनिकुलस, it is attached to ovary wall by means of placental tissue and it is attached to ovule body at a point known as hilum। वो चीजें तो हमें फिर से लिखनी नहीं है। अब इसमें मेन क्या है, एक तो हमें एम्ब्रियो सैक पढ़ना है मेरे बेटे, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक आगे यही होगा। अब इसके बगैर एक तो ये न्यूसिलस हम डिस्कस करेंगे, और न्यूसिलस के अलावा ये इंटीग्मेंट्स को भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो अगर आप पार्ट्स ऑफ ओव्यूल्स को देखेंगे, पार्ट्स ऑफ ओव्यूल्स में सबसे पहला पार्ट जो इसके बाहर से आता है वो है इंटीग्मेंट्स। जैसे ही इंटीग्मेंट्स खत्म होंगे, इंटीग्मेंट्स के बाद से न्यूसिलस हम डिस्कस करेंगे, और न्यूसिलस के बाद से हम अल्टीमेटली आएंगे किसमें बेटे, एम्ब्रियो सैक में। तो अगर आप देखेंगे मेरे बेटे इंटीग्मेंट्स के बारे में, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सीधी सी बात है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स सराउंडिंग ओव्यूल। ये ओव्यूल जो है, मेन बॉडी ओव्यूल की असल में ये होती है। मेन बॉडी जो ओव्यूल की होती है ना मेरे बेटे, वो असल में एक तो न्यूसिलस होता है, और न्यूसिलस के बगैर ये एम्ब्रियो सैक, दिस पार्ट जिसको मैंने कलर दिया ना यहाँ पे, ये असल में ओव्यूल की मेन बॉडी होती है। इसमें एक तो एम्ब्रियो सैक आएगा, और एम्ब्रियो सैक के बगैर इसमें न्यूसिलस आता है। अब इसी चीज को बाहर से जो प्रोटेक्शन देता है, दैट प्रोटेक्टिव लेयर इज नोन एज इंटीग्मेंट। तो मैंने क्या लिखा, प्रोटेक्टिव कवरिंग सराउंडिंग ओव्यूल। उसके बाद ये तो आप जानते हो, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जैसे कि मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। एंड बिकॉज ऑफ देयर डिसकंटिन्यूअस नेचर, यहां पे एक छोटा सा पोर बनता है जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। तो मैंने क्या लिखा, डिसकंटिन्यूअस means integuments are discontinuous and thus form minute pore, that is micropyle। और ख्याल रखना मेरा बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, ये सारा ओव्यूल जो है, मेन बॉडी ओव्यूल की जो है, ये अल्टीमेटली मैच्योर होके सीड बनाएगा। जब सारा ओव्यूल बेटा अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो गया, ये फॉर एग्जांपल ओव्यूल है यहाँ पे, ये सारा ओव्यूल जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी के बाद आप देखेंगे यही कन्वर्ट होता है किसमें, सीड में। मगर मुझे बोलो, जो ये ओव्यूल के बाहर से दो इंटीग्मेंट्स थे, मैच्योरिटी के बाद इन इंटीग्मेंट्स का क्या होता है, क्या ये गिर जाते हैं? अगर नहीं गिरेंगे तो किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं? कहते हैं मेन बॉडी ऑफ एन ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, पर जो इंटीग्मेंट्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं सीड कोट में। तो
आपको कोई बोलेगा मैच्योर ओव्यूल इज सीड, मैच्योर ओवरी इज फ्रूट, और अगर कोई बोलेगा इंटीग्मेंट्स का मैच्योरिटी के बाद क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट होते हैं सीड कोट में, तो मैंने वही लिखा मैच्योर्स into seed coat means पूरा स्टेटमेंट क्या है, this integments mature into seed coat या integments mature into seed coat, ये seed coat में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये बाहर वाला जो इंटीग्मेंट है, अगर आपने देखा होगा बेटा, अगर आपने बीन्स को देखा होगा, बीन्स जो है ये बीन्स का एक सीड लेते हैं, उसके बाहर से आपने देखा होगा एक कवर सा होता है, जब इसको पानी में उबालते हैं बहुत टाइम तक, फिर ये कवर उड़ जाता है। ये कवर जो उड़ जाता है ना, उसके बाद से ये कवर असल में सीड कोट होता है। जो मेन सीड है वो है ये वाला रीजन, जो बाहर से कवर है इसको हम सीड कोट नाम देते हैं, और ये सीड कोट बनता है इंटीग्मेंट से। अब अगर आप इस सीड कोट को गौर से देखोगे, इसके दो लेयर्स होते हैं। एक होता है आउटर लेयर जिसको हम नाम देते हैं टेस्टा, टेस्टा इज द आउटर लेयर ऑफ सीड कोट। फिर इस टेस्टा के नीचे एक पतला सा एक और लेयर होता है मेरी बेटी, उसको हम टेगमिन नाम देते हैं। ये दोनों, टेस्टा बनता है आउटर इंटीग्मेंट से, टेगमिन बनेगा इनर इंटीग्मेंट से, एंड दिस टेस्टा प्लस टेगमिन दे बेसिकली कंस्टिट्यूट व्हाट, सीड कोट। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो पार्ट्स ऑफ ओव्यूल आज हमारा टॉपिक है, इसमें एक पार्ट हमारा चल रहा है दैट्स इंटीग्मेंट्स। इंटीग्मेंट्स में अभी तक क्या देखा, हमने कहा सर ये तो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं जो बाहर से ओव्यूल को सराउंड करती है, डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए एक छोटा सा पोर बनाते हैं जिसका नाम माइक्रोपाइल है। फिर कहा सर ये मैच्योर होगी सीड कोट में कन्वर्ट होते हैं, और सीड कोट क्या होता है, इट इज टेस्टा आउटर लेयर, टेगमिन इनर थिन लेयर। नाउ दिस आउटर इंटीग्मेंट मैच्योर्स इनटू टेस्टा एंड इनर इंटीग्मेंट मैच्योर्स इनटू टेगमिन। देखिए बेटे, अब हमारे पास अगर आप देखेंगे ओव्यूल्स के बहुत सारे टाइप्स हमने बनाए हैं। हमारे पास ओव्यूल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, और वो क्लासिफिकेशन हमने बेटा इसी बेसिस पे बनाए हैं कि एक ओव्यूल में कितनी इंटीग्मेंट्स हैं। सो कैन वी से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटीग्मेंट्स प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, ओव्यूल्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एक टाइप है जिसको हम नाम देते हैं एटेग्मिक ओव्यूल। एटेग्मिक ओव्यूल, किन ओव्यूल्स को आप नाम दोगे एटेग्मिक ओव्यूल्स? कौन से ओव्यूल्स होते हैं बेटे? वो ओव्यूल्स जिनमें इंटीग्मेंट होता ही नहीं। तो ख्याल रखना, वो ओव्यूल्स जिनमें इंटीग्मेंट्स प्रेजेंट नहीं होते उनको हम नाम देते हैं एटेग्मिक ओव्यूल्स। ना ही बेटा इनर इंटीग्मेंट है और ना ही आउटर इंटीग्मेंट है, ऐसे ही ओव्यूल्स को हम एटेग्मिक ओव्यूल्स नाम देते हैं। तो मैंने क्या लिखा इसके नीचे, एटेग्मिक ओव्यूल का पहला पॉइंट ही यही है, नो इंटीग्मेंट, इनमें कोई इंटीग्मेंट प्रेजेंट होगा ही नहीं, ना ही इनर होगा ना ही आउटर होगा। और ये ओव्यूल्स आपको कहां पे मिलेंगे, किन एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगे? सर ये ज्यादातर हमें पैरासिटिक प्लांट्स में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दो नाम आपको जरूरी याद रखने हैं, एक है विस्कम और एक है लॉरेंथस। ये दोनों पैरासिटिक प्लांट्स हैं, और दोनों किस लिए आपको याद रखने हैं, इनमें एटेग्मिक ओव्यूल्स होते हैं, और ऐसे ओव्यूल्स होंगे जिनमें कोई इंटीग्मेंट प्रेजेंट होगा ही नहीं। दूसरा टाइप मेरे बेटे ख्याल रखना, दूसरा टाइप जो है इट इज यूनिटेग्मिक, जैसे नाम वही से बोलता है, एक ऐसा ओव्यूल यूनि जिसमें एक इंटीग्मेंट होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे सिंगल इंटीग्मेंट, और ये वाला माना जाता है सबसे एडवांस्ड। अगर आपको कोई बोलेगा एटेग्मिक और यूनिटेग्मिक ओव्यूल, दो में से जो है हमें बोलो सबसे एडवांस्ड टाइप कौन है, इन दो में से एडवांस्ड टाइप है यूनिटेग्मिक, इसलिए मैंने क्या लिखा, मोस्ट एडवांस्ड टाइप। और मेरे बेटे इसकी एग्जांपल क्या है, इट इज गैमोपेटली। आपने पढ़ा होगा बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसी में एक ग्रुप आता है प्लांट्स का, उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक ग्रुप है गैमोपेटली। एंड गैमोपेटली जो है इसमें जितने भी प्लांट्स होंगे उनमें ख्याल रखना उनके पास होगा यूनिटेग्मिक ओव्यूल। देयर इज वन मोर टाइप दैट्स नोन एज बाइटेग्मिक।
बाइटेगमिक क्या है, इसमें दो इंटीग्मेंट्स होते हैं, एक आउटर दूसरा इनर, इसलिए मैंने लिखा टू इंटीग्मेंट्स, वन आउटर एंड अदर इनर। और ये सबसे कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप जो ओव्यूल्स का होता है वो यही बाइटेगमिक ओव्यूल है। और इसकी अगर आप एग्जांपल देखेंगे इट इज पॉलीपेटली। अब आपको ख्याल आ ही गया होगा, आपके जहन में आ ही गया होगा, जब उस दिन हमने ओव्यूल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने उसमें इंटीग्मेंट्स बनाए, मैंने एक नहीं मैंने दो इंटीग्मेंट्स बनाए। जब बेटा मुझे बोलो अब मैंने उस दिन दो इंटीग्मेंट्स क्यों बनाए थे, शाबाश, वेरी गुड। दो इंटीग्मेंट्स इसलिए बनाए थे क्योंकि मुझे पता है ये एडवांस्ड है, ये खाली पैरासिटिक प्लांट्स में मिलेगा, सबसे कॉमन टाइप है ना यही, क्योंकि बाइटेगमिक ओव्यूल सबसे कॉमन टाइप है। इसलिए जब मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था उस टाइम मैंने उसमें दो इंटीग्मेंट्स बनाए थे, वन आउटर एंड अदर इनर। तो ख्याल रखिएगा इंटीग्मेंट्स की बेसिस पे ओव्यूल्स की कुछ टाइप्स हमने बनाए हैं। एटेगमिक, नो इंटीग्मेंट, फाउंड इन सम पैरासिटिक प्लांट्स लाइक विस्कम लोरेंथस। उसके बाद यूनिटेगमिक, सिंगल इंटीग्मेंट, मोस्ट एडवांस्ड टाइप, एग्जाम्पल गैमोपेटेली। उसके बाद शाबाश बाइटेगमिक, टू इंटीग्मेंट्स, वन आउटर अदर इनर, मोस्ट कॉमन टाइप। और इसमें एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, इट इज पॉलीपेटेली। देखिए बेटे अब जो है, अब इसमें मान लीजिए आप इंटीग्मेंट्स के कुछ मॉडिफिकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशंस हम नहीं पढ़ेंगे, बस दो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस आपको इसमें याद रखनी है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान के चल सकते हैं बेटा दे रिप्रेजेंट सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ दीज इंटीग्मेंट्स। एक मॉडिफिकेशन है जिसको हम एरियल नाम देंगे और दूसरी मॉडिफिकेशन है मेरे बेटे जिसको हम ओपरक्यूलम नाम देंगे। बहुत सारे और भी है, जैसे कि देयर इज कैरेंकल, देयर इज कोमा, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन मॉडिफिकेशन इज एरियल मेरे बेटे और एक और जो है इट इज ओपरक्यूलम। अब देखिए एरियल क्या होता है, हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एंजियोस्पर्म्स हैं जिसके मैंने यहां पे नाम लिखे हैं। वन एग्जांपल इज ऑफ एस्पोडिलस एंड वन मोर एग्जांपल इज ऑफ लीची। वी हैव टू एंजियोस्पर्म्स, one is asphodelus and this lychee is very important. One more example is of lychee. अगर आप इन दो के ओव्यूल पे नजर डालोगे आपको बेटा बीच में एम्ब्रियो सैक मिलेगा, नॉर्मली होना भी चाहिए। ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के बाहर से न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिटिव लेयर है सेल्स का जिसको हम न्यूक्लियस नाम देते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर से बाज़ाब्ता आपको दो इंटीग्मेंट्स मिलेंगे। ये वाला जो है बेटा इट इज इनर इंटीग्मेंट, ये वाला जो है इट इज आउटर इंटीग्मेंट। दिस इज आउटर इंटीग्मेंट, दिस वन इज इनर इंटीग्मेंट। अब इसमें मुझे बोलो ये एरियल कहां से आया। कहते हैं इस लीची और एस्फोडिलस में जो ये बेटा आउटर इंटीग्मेंट होता है इसी के बेस से, इसी के बेस से एक और इंटीग्मेंट जन्म लेता है, इसी के बेस से एक और इंटीग्मेंट राइज होगा और राइज होने के बाद आगे जाके वो एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाता है, उसी पॉइंटेड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एरियल। सो कैन आई से इट्स अ टाइप ऑफ थर्ड इंटीग्मेंट, क्योंकि इनर इंटीग्मेंट पहले से ही प्रेजेंट था, आउटर इंटीग्मेंट भी था, हो गए दो इंटीग्मेंट्स। इस हिसाब से ये बाइटेगमिक ओव्यूल होना चाहिए था, पर जब आप देखोगे बाहर से आउटर इंटीग्मेंट ने एक्सटेंड किया, एक और इंटीग्मेंट बनाया जो आगे जाके एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम एरियल नाम देंगे। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसमें तीन इंटीग्मेंट्स है। तो ऐसे खास ओव्यूल टाइप हो जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन इंटीग्मेंट्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे ओव्यूल को हम नाम देंगे ट्राइटेगमिक ओव्यूल। जैसे मैंने बोला था इससे पहले, जिसमें कोई इंटीग्मेंट होगा ही नहीं वो है बेटे एटेगमिक, जिसमें एक होगा वो है यूनिटेगमिक, जिसमें दो इंटीग्मेंट्स होंगे वो है बाइटेगमिक। और आज आपने एस्फोडिलस और लीची में तीन देखे, इसलिए इनको हम बोल सकते हैं ट्राइटेगमिक ओव्यूल्स। तो ख्याल रखना, इन एस्फोडिलस लीची क्या लिखा मैंने, फ्रॉम द बेस ऑफ एन आउटर इंटीग्मेंट डेवलप्स थर्ड इंटीग्मेंट, इसलिए मैंने यहां पे लिखा ट्राइटेगमिक ओव्यूल which forms a pointed structure known as एरियल।
और अगर आप लीची देखेंगे, जो हम लीची का पार्ट खाते हैं ना, वो असल में यही एरियल ही होता है, क्योंकि लीची जो है इसमें एरियल फ्लशी हो जाता है, इसमें शुगर कंटेंट बहुत होता है और इसलिए हम इसको बाद में कंज्यूम करते हैं। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इन लीची एरियल इज फ्लशी एंड दस एरियल। तो मेरे बेटे इसी तरह एक और मॉडिफिकेशन है जिसको हम ओपरक्यूलम नाम देंगे, जो लेमना में देखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, जो लेमना का ओव्यूल है ये इसका एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के बगैर ये इसका न्यूसिलस है, न्यूसिलस के अलावा ये इसका इनर इंटीग्मेंट है, इनर इंटीग्मेंट के अलावा ये इसका आउटर इंटीग्मेंट है। मगर बेटा ख्याल रखना, जो इसका इनर इंटीग्मेंट है उसी से एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकलता है, एक बीक जैसा स्ट्रक्चर निकलता है। उस बीक जैसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ओपरक्यूलम। तो मैंने क्या लिखा, इन लेमना इनर इंटीग्मेंट, आउटर इंटीग्मेंट नहीं, inner integument elongates to form a beak-like structure known as operculum। देखिए बेटे, अब पार्ट्स ऑफ ओव्यूल्स जो हम पढ़ रहे हैं, इंटीग्मेंट के बाद मैंने आपको बोला जो ओव्यूल की मेन बॉडी होती है दैट्स बेसिकली द न्यूसिलस। असल में अगर आप एक ओव्यूल देखेंगे वो सारा का सारा असल में न्यूसिलस होता है। सो द मेन बॉडी ऑफ एन ओव्यूल इज न्यूसिलस। ये आगे डेवलपमेंट में मैं आपको दिखाऊंगा। और बेटा इसी मेन बॉडी ऑफ एन ओव्यूल जिसका हम न्यूसिलस नाम देते हैं, इसी में आगे जाके आप देखोगे एम्ब्रियो सैक बनता है। पार्ट्स ऑफ ओव्यूल हम पढ़ रहे थे, बाहर से इंटीग्मेंट पढ़ा, वो हम डायग्राम में नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा अब इसका मेन बॉडी जो मेन पार्ट है वो न्यूसिलस है, और न्यूसिलस के अंदर ही आगे जाके मैं आपको बना के दिखाऊंगा क्या, एम्ब्रियो सैक। तो हम यहां लिखेंगे मेन बॉडी ऑफ एन ओव्यूल इज व्हाट, न्यूसिलस, जो हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ रहे हैं। और ये न्यूसिलस किन सेल्स का बना होता है मेरे बेटे, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, जिनका काम होता है अपने अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर करना। जब ये न्यूट्रिएंट स्टोर करेगा तभी तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट दे पाएगा। ये एम्ब्रियो सैक अंदर जब तक है, जब तक ये मैच्योर नहीं होगा, जब तक ये डेवलप नहीं होगा, इसको नरिशमेंट देना है, इसको न्यूट्रिशन देना है। वो न्यूट्रिशन देने की जिम्मेदारी होती है न्यूसिलस की। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको पैरेन्काइमेटस सेल्स का बनाया, ताकि इसमें जो न्यूट्रिएंट स्टोर होंगे वही न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेगा कौन, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। तो मैंने क्या लिखा, मेन बॉडी ऑफ एन ओव्यूल is nucleus, it is made up of what, parenchymatous cells। और इसका क्या काम होता है, provides nourishment to the developing embryo sac। it provides nourishment to what, developing embryo sac। अब इसमें ख्याल रखना, इंपॉर्टेंट एक बात मैं बताने जा रहा हूं। ये मान लीजिए मेरे बेटे, ये मेन बॉडी ओव्यूल की है, न्यूसिलस था ये। फॉर एग्जांपल यहां पे आप ख्याल रखना, मैं क्या दिखाऊंगा, लेट अस सपोज ये जो है इट वाज द मेन बॉडी ऑफ एन ओव्यूल, जिसको अभी आपने नाम दिया न्यूसिलस, और इसके बाहर से इंटीग्मेंट था, इनर इंटीग्मेंट और आउटर इंटीग्मेंट। लेट अस सपोज ये एक बाइटेगमिक ओव्यूल है, इस बाइटेगमिक ओव्यूल का ये इनर इंटीग्मेंट है, ये आउटर इंटीग्मेंट है, और इसके बगैर जो ओव्यूल की मेन बॉडी है वो मैंने यहां पे बनाई, जिसका मैंने नाम दिया न्यूसिलस। अब लेट अस सपोज इसी न्यूसिलस के अंदर मेरे बेटे डेवलप हो गया एम्ब्रियो सैक, ईएस एम्ब्रियो सैक। ये बाइटेगमिक ओव्यूल है, दिस इज इनर इंटीग्मेंट, दिस इज आउटर इंटीग्मेंट, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ एन ओव्यूल नोन एज न्यूसिलस, और इसी के अंदर डेवलप हो गया यहां पे क्या, एम्ब्रियो सैक। अब जब एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है, ये धीरे धीरे ये एम्ब्रियो सैक क्या करेगा, ये इस न्यूसिलस को कंज्यूम करता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा। जितना जितना ये डेवलपमेंट में आगे बढ़ेगा, कौन आगे बढ़ेगा, एम्ब्रियो सैक। जितना जितना इसका डेवलपमेंट कंप्लीट होने को आ रहा है, आप देखोगे उतना उतना ये न्यूसिलस को कंज्यूम करता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा। और मेरे बेटे फिर एक टाइम आएगा जब ये पूरी तरीके से एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ होगा,
वहां कोई न्यूक्लियस होगा ही नहीं, क्योंकि इसने वो सारा का सारा न्यूक्लियस कंज्यूम किया होता है। क्यों करेगा कंज्यूम? भाई अल्लाह ताला ने इस न्यूक्लियस को इसी के लिए बनाया था ताकि ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, नरिशमेंट प्रोवाइड करे। इसलिए बेटा ख्याल रखना, जब एक एम्ब्रियो सैक बनता है, जब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उसके डेवलपमेंट के दौरान उसके डेवलपिंग स्टेज में उसको नरिशमेंट न्यूक्लियस देगा और धीरे धीरे ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक जो है सारे न्यूक्लियस को कंज्यूम करता है। और जब आप एक मैच्योर सीड देखोगे, उसमें आउटर इंटीग्मेंट ने टेस्टा बनाया होगा बेटा, इनर इंटीग्मेंट ने टेगमेन बनाया होगा और ये एम्ब्रियो सैक फाइनली कन्वर्ट हुआ होगा सीड में। मगर आप देखोगे एक मैच्योर सीड में कहीं पे न्यूक्लियस आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक ने खत्म किया होता है। मगर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक वी हैव ब्लैक पेपर, like we have castor, like we have coffee। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर आप इन पे नजर डालोगे या अगर आप फैमिली लेवल पे देखोगे, we have pipereaceae, we have zingiberraceae, ये कुछ एंजियोस्पर्म फैमिलीज हैं। वन we have pipereaceae, वन we have zingiberraceae। या अगर आप फैमिली लेवल पे नहीं, अगर आप डायरेक्ट एग्जांपल्स याद रखोगे, we have black pepper, we have castor, we have coffee। ये एक्सेप्शंस क्यों हैं? ये एक्सेप्शंस इसीलिए जब इनके ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सीड में, जब इनके ओव्यूल्स डेवलपमेंट पूरी करते हैं, जब उनका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, जब वो सीड बनाते हैं, वो पूरा न्यूक्लियस कंज्यूम नहीं करते हैं। इनके सीड्स में आप देखोगे बेटे, सीड बनने के बाद भी एक पतली लेयर न्यूक्लियस की अभी भी प्रेजेंट होगी। इनमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता है। अब ये पतली लेयर न्यूक्लियस का होना, इवन आफ्टर व्हाट complete development of ovule, even after formation of seeds, this thin layer of nucleus is known as perisperm। और अगर आप मेरे बेटे लास्ट ईयर ही नीट का पेपर देखोगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। ये पेरिस्पर्म क्या होता है? सर पेरिस्पर्म होगा क्या? ये स्पेशल टर्म है, किसके लिए अप्लाई होती है? अ persistence of presence of thin layer of nucleus, किसमें? in the seeds of some plants like black pepper, castor, coffee। या अगर आप फैमिली लेवल पे देखोगे, it can be zingiberraceae, it can be pipereaceae। यूजुअली नहीं होना चाहिए था, सारा न्यूक्लियस कंज्यूम होता है, मगर चूंकि एक्सेप्शन है, इनमें न्यूक्लियस कंज्यूम नहीं होगा, एज अ थिन लेयर एंड तक प्रेजेंट होता है, इसके लिए टर्म यूज हुई है क्या? पेरिस्पर्म। और जिन सीड्स में पेरिस्पर्म होता है, दो सीड्स आर नोन एज पेरिस्पर्मिक सीड्स। तो देखिए मेरा बेटे तीसरा स्टेटमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर पेपर चेक करना, लास्ट ईयर का आप देखना क्वेश्चन आया था कि नहीं। क्या लिखा मैंने? यूजुअली न्यूक्लियस इज कंज्यूम्ड इन सीड्स। जो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो न्यूक्लियस सारा का सारा खत्म हुआ होता है। बट द परसिस्टेंस ऑफ अ थिन लेयर ऑफ न्यूक्लियस in the developed ovules, that is seeds of black pepper, castor, coffee, etc. The term used for this is known as perisperm, and the seeds containing perisperm are known as perispermic seeds। हाँ बेटा देखिए, अब जो है, अब हम इसमें न्यूक्लियस की बेसिस पे ओव्यूल्स के दो टाइप्स देखते हैं। अब ख्याल रखना मैंने यहाँ पे लिखा क्या, हम पढ़ रहे हैं ना बेटे न्यूक्लियस इस टाइम। मैंने क्या लिखा? मैंने कहा न्यूक्लियस की बेसिस पे, जैसे इंटीग्मेंट की बेसिस पे हमने ओव्यूल्स के दो चार टाइप्स बनाए थे। एटेग्मिक बोला था, यूनिटेग्मिक बोला था, बाइटेग्मिक बोला था, ट्राइटेग्मिक भी देखा। अब मैं कह रहा हूं ओव्यूल्स जो है उनके दो टाइप्स हैं। किस बेसिस पे सर? किस ओव्यूल में न्यूक्लियस जो है कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है? जिसमें न्यूक्लियस कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ऐसे ओव्यूल्स को हम नाम देते हैं टेनी न्यूक्लिएट ओव्यूल्स। और जिनमें न्यूक्लियस ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, उनको हम नाम देते हैं क्रेसिंग न्यूक्लिएट। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीके से मैं इनको डिफाइन कर रहा हूं। जब हम इंशाल्लाह आगे डेवलपमेंट देखेंगे, जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस देखेंगे, उस टाइम में आपको दिखाऊंगा सीधे
क्यों टेनिन न्यूक्लियट में कम न्यूक्लियस होता है, क्यों क्रेसिन न्यूक्लियट ओव्यूल में ज्यादा न्यूक्लियस होता है। फिलहाल बस सिंपली दो वर्ड्स को समझना है, दिमाग में इनको बैठाना है कि न्यूक्लियस की क्वांटिटी कितनी होती है। उस बेसिस पे ओव्यूल्स के दो टाइप्स मेरे बेटे, एक होगा टेनिन न्यूक्लियट ओव्यूल, एक होगा क्रेसिन न्यूक्लियट ओव्यूल। टेनिन न्यूक्लियट ओव्यूल वो ओव्यूल जिसमें कम न्यूक्लियस होगा, यूजुअली सिंगल लेयर्ड, और क्रेसिन न्यूक्लियट वो ओव्यूल जिसमें न्यूक्लियस ज्यादा होगा एंड यूजुअली मल्टी लेयर्ड। इसकी एग्जांपल गैमोपेटली है और इसकी एग्जांपल पॉलीपेटली। अब देखो मैंने क्या लिखा, ओव्यूल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियस, कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है। टेनिन न्यूक्लियट कम न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी एंड यूजुअली सिंगल लेयर्ड। क्रेसिन न्यूक्लियट इसका अपोजिट, ज्यादा न्यूक्लियस, मैसिव न्यूक्लियस, यूजुअली मल्टी लेयर्ड। इसमें एग्जांपल गैमोपेटली और इसमें एग्जांपल क्या, पॉलीपेटली। अब मेरे बेटे ख्याल रखना, देयर इज अ टर्म नोन एज एंडोथेलियम। एंडोथेलियम या इसको हम कभी कभी नाम देते हैं इंटीग्यूमेंट्री टैपेटम। कहते हैं मेरे बेटे, आपको पता है न्यूक्लियस का काम होता है मेरे बेटे अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। रिमेंबर दिस, इससे पहले ही हमने पढ़ा है। सो द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। मगर मैंने कहा अगर आप टेनिन न्यूक्लियट ओव्यूल देखोगी, टेनिन न्यूक्लियट ओव्यूल के बाहर से आपको बेटा ज्यादा क्वांटिटी में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। तो इन टेनिन न्यूक्लियट ओव्यूल्स में कभी कभी क्या होता है, जनरली नहीं होगा, कभी कभी होता क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है बेटे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक जो है पहले ही खत्म करता है, बहुत जल्द ही खत्म करता है, अभी इसका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ होता है। इनके साथ ओनली व्हाट, 10 न्यूक्लियट ओव्यूल्स। होगा क्या, जो न्यूक्लियस बाहर से है ये पहले से ही कम क्वांटिटी में है। जब ये कम क्वांटिटी में है तो मैच्योर होने से पहले, डेवलपमेंट कंप्लीट करने से पहले ये सारा न्यूक्लियस ही खत्म होता है। अब जब ये टाइम से पहले ही खत्म हुआ, अब मुझे बोलो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट कौन देगा? उस टाइम क्या होता है, उस टाइम इनर इंटीग्यूमेंट इस एम्ब्रियो सैक को बोलता है भाई आप टेंशन मत लो, अगर आपका न्यूक्लियस खत्म हो गया, चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अब मैं आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करूंगा। उस टाइम इनर इंटीग्यूमेंट खाली प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है बेटे, उस टाइम इनर इंटीग्यूमेंट न्यूट्रिटिव बन जाता है। ये इस एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देता है जब तक इसका डेवलपमेंट कंप्लीट होगा। उसी चीज के लिए टर्म यूज हुई है एंडोथेलियम या इंटीग्यूमेंट्री टैपेटम। तो रिमेंबर, इंटीग्यूमेंट्री टैपेटम या ये एंडोथेलियम जो है, इट्स नॉट द टर्म यूज्ड फॉर क्रेसिन न्यूक्लियट ओव्यूल्स, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर टेनिन न्यूक्लियट ओव्यूल्स बिकॉज ऑफ द माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ न्यूक्लियस। कभी कभी न्यूक्लियस टाइम से पहले ही कंज्यूम होगा, खत्म होगा। अब उस केस में एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देने की जिम्मेदारी इनर इंटीग्यूमेंट पे आ जाती है, और जब इनर इंटीग्यूमेंट बनेगा न्यूट्रिटिव, द टर्म यूज्ड फॉर दैट इज एंडोथेलियम या इंटीग्यूमेंट्री टैपेटम। देखिए मेरे बेटे, पार्ट्स ऑफ ओव्यूल को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा और। अब अगर आप देखेंगे, इसमें हमने इंटीग्यूमेंट्स भी कंप्लीट किए, इसमें हमने न्यूक्लियस भी कंप्लीट किया। अब रहा सवाल एम्ब्रियो सैक का, ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम डेवलपमेंट के बाद इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद से फ्यूनिकुलस होता है, वो तो डिस्कस करना ही नहीं है, दैट्स द स्टार्ट ऑफ एन ओव्यूल। The stalk of an ovule is attached to ovary wall by means of placenta. The stalk of an ovule is attached to ovule body by means of hilum. और इसके अलावा मैंने आपको बोला, due to incomplete projection of outer and inner integuments, there is formation of pore-like structure known as micropyle, and the end opposite to that of micropyle is known as claza. ये सारे parts इसके हमने डिस्कस किए। अब दो इसमें डिटेल में देखने थे, एक तो इंटीग्यूमेंट्स, एक तो न्यूक्लियस, वो तो हमने देखा। अब बेटा कहते हैं कुछ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं, ख्याल रखना, कुछ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं जिसमें खासकर मैग्नोलिएसी का नाम आपको याद रखना है, लैमिएसी का नाम आपको याद रखना है, एनाकार्डिएसी का नाम आपको याद रखना है। सो इन सर्टेन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज लाइक मैग्नोलिएसी, लैमिएसी, एनाकार्डिएसी, इनमें क्या होता है, अगर आप इनके ओव्यूल्स पे नजर डालोगे, आप यहां कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आप बोलोगे ओव्यूल हमेशा खड़ा ही होता है, ऐसे इरेक्ट ओव्यूल होगा, नहीं, इरेक्ट हमेशा ओव्यूल नहीं होता है।
आगे हमारा टॉपिक है ओव्यूल्स के डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, कभी इरेक्ट होगा, कभी उल्टा होगा, कभी 90 डिग्री रोटेट हुआ होगा, कभी 360 डिग्री रोटेट हुआ होगा। तो ओव्यूल्स के 5-6 टाइप्स हैं, आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे। बस इन फैमिलीज में जो ओव्यूल होता है वो उल्टा होगा, ऐसे 180 डिग्री उसने रोटेट किया होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल। ऐसे इरेक्ट ओव्यूल नहीं होगा, इन्वर्टेड ओव्यूल होगा। कहते हैं इन 3 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में जो ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, या तो उसके फ्यूनिक्यूलस से, क्योंकि ये वाला रीजन फ्यूनिक्यूलस है, या कुछ अथॉरिटीज कहती हैं इसके फ्यूनिक्यूलस से अराइज होता है, कुछ अथॉरिटीज कहते हैं इसके प्लेसेंटा से अराइज होगा। अब हम दोनों मान के चलेंगे, या तो इन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के इन्वर्टेड ओव्यूल्स के या तो फ्यूनिक्यूलस से या तो प्लेसेंटा से कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स का नाम है ऑब्चुरेटर्स। और इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स का क्या काम होता है? जब ऊपर से पोलन ट्यूब आ रहा होता है कीमोट्रॉपिकली, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, मोमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रॉपिक। ये पीछे पीछे आता है कुछ केमिकल्स के, जिसमें बोरान आता है, जिसमें इनोस्टॉल आता है, जिसमें सुक्रोज आता है। तो इन्हीं केमिकल्स के पीछे पीछे जब ये पोलन ट्यूब आएगा, इस पोलन ट्यूब को एंटर कहां से करना है? इस माइक्रोपाइल से एंटर करना है, एग तक पहुंचना है। ये एंट्री जो है, इस एंट्री को गाइड करता है, इसको बोलता है कहां से वह आपको एंटर करना है। ये गाइड का काम होता है किसका? इस ऑब्जर्वेटर का। तो बेटा ख्याल रखना, इन सर्टेन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज लाइक मैग्नोलिएसी, लाइक लैमिएसी, लाइक एनाकार्डिएसी, certain filamentous structures arise either from funicle या from placenta, जिनका काम क्या होता है? which guide the entry of pollen tube। इस pollen tube को एम्ब्रियो सैक में एग तक पहुंचाने का काम, या उसको गाइड करना, उसको डायरेक्ट करना, उसको डायरेक्शन देना, ये काम होता है किसका? इसी ऑब्जर्वेटर का। तो ख्याल रखना। अब देखिए मैंने क्या लिखा, इन द इन्वर्टेड ओव्यूल, इरेक्ट ओव्यूल नहीं है, इन्वर्टेड ओव्यूल है। किसमें? of certain angiospermic families like Magnoliaceae, like Lamiaceae, like Anacardiaceae, certain filamentous structures arise कहां से? Either from funicle or from placenta, known as obturators। मुझे बोलो मेरे बेटे, इनका काम क्या होता है? They guide the entry of pollen tube into the ovule। The structure is known as what? Obturator। अब इसके अलावा इसमें 2 टर्म्स और हैं, आप ख्याल रखना। पहले मैंने आपको बोला आउटर और इनर इंटीग्मेंट जो है मेरे बेटे, वो होते हैं डिसकंटिन्यूअस, और उनकी डिसकंटिन्यूअस नेचर की वजह से एक माइन्यूट ओपनिंग सी बनती है, जिसका नाम है मेरे बेटे क्या? दिस माइक्रोपाइल। लेट अस सपोज यहां ये जो है, दिस रिप्रेजेंट्स एम्ब्रियो सैक, इसके बाहर से मेरे बेटे न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाना है। दिस न्यूट्रिटिव टिश्यू इज नोन एज न्यूसिलस, आपने ये डिटेल में पढ़ा है। उसके बाहर से आपको मेरे बेटे पता है इसमें इनर इंटीग्मेंट होगा, कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और उसके बाहर से ये आउटर इंटीग्मेंट रहा। अब मुझे एक ही समझाओ, जब इनर इंटीग्मेंट डिसकंटिन्यूअस होगा, because of the discontinuous nature of inner integument only, यहां पे एक छोटी सी ओपनिंग बनेगी। इस ओपनिंग को हम नाम देंगे एंडोस्टोम। तो मेरे बेटे एंडोस्टोम क्या होता है? सर एंडोस्टोम वो एक छोटी सी ओपनिंग है जो बन जाती है ड्यू टू द डिसकंटिन्यूअस नेचर ऑफ इनर इंटीग्मेंट। नाउ ड्यू टू द डिसकंटिन्यूअस नेचर ऑफ आउटर इंटीग्मेंट, यहां पे भी एक छोटी सी ओपनिंग बनती है, और इस ओपनिंग को एंडोस्टोम नहीं बोलेंगे, इस वाली ओपनिंग को हम नाम देंगे एक्सोस्टोम। जरा मुझे बोलो एंडोस्टोम क्या होता है और एक्सोस्टोम क्या होता है? सर एंडोस्टोम अंदर की ओर एक छोटी सी ओपनिंग है जो बन जाती है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ओवरलैपिंग ऑफ ओनली इनर इंटीग्मेंट, and because of the incomplete overlapping of outer integument, there is formation of a minute space. That space is known as exostome। और मेरे बेटे अगर आप देखोगे, this endostome plus exostome, इन दोनों स्पेसेस को आप मिलाओ, तब जाके एक बड़ी सी स्पेस बनती है, और उसी स्पेस को हम नाम देते हैं क्या? माइक्रोपाइल। ख्याल रखना क्या लिखा मैंने यहां पे? pore formed, minute space formed due to incomplete projection of outer integument, exostome।
pore formed due to incomplete projection of inner integument endostome, and this endostome plus exostome, they form a minute pore. That minute pore is known as what? Micropyle. And the end opposite to that of micropyle is known as what? Claza. ये सारा हमने पढ़ा और इतना parts of an ovule में काफी है. Thank you.